हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है फिजिक्स चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है हम लोगों का। और ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये फिजिक्स का 12th क्लास का चैप्टर है, आपको पता है। यहाँ लिख दे रहे हैं 12th क्लास। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आज हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट कॉपी के साथ जो है रेडी हो जाइए और देखते चलिए और नोट भी करते चलिए जो बताते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या है, एक नया वर्ड है आपके लिए। अभी तक आप जूनियर क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वर्ड ये नहीं सुने होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ इस चैप्टर का बहुत ही मेजर पार्ट होता है। और यहाँ से ही आपको आगे गॉस लॉ, गॉस थ्योरम समझ में आएगा। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो फ्लक्स का चर्चा जरूर होता है क्वेश्चन में। मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना गारंटी होता है। तो इसको समझना भी बहुत आसान है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है पहले ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही फ्लक्स डिफाइन होता है। तो ये क्या है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर से लिखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के को समझने के लिए हम लोगों को दो चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है आपको बता दिए, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो जिसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इमेजिनरी लाइन और वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन होगा पार्टिकुलर। तो दो चीज को यहाँ समझना होता है फ्लक्स को समझने के लिए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा जो है कोई सरफेस होना चाहिए। तो सरफेस का भी यहाँ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सरफेस का अगर बात हो रहा है तो सरफेस दो तरह का होता है। एक होता है आपका ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। तो दो तरह का यहाँ सरफेस का बात होता है, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। मतलब फ्लक्स को समझने के लिए क्लियर हो गया है कि दो टर्म आपको सामने रखना होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा सरफेस। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो यहाँ लिख रहा है द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेज, लाइन्स ऑफ फोर्सेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through the surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल वे से इसको हम देखिए डिफाइन किए यहाँ कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज पासेज थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ से लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाई फाई। ये फाई इसको बोलते हैं, फाई। फाई आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से ही डिनोट किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग, ये तो हो गया डिफिनीशन और इसको ये बताया गया कि इसको फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ बेस में छोटा ई लिखे हैं ताकि ये पता चले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिफाइन किया गया है। क्योंकि आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है तो वहाँ फाई बी से डिनोट करेंगे। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट उधर होगा, मैग्नेटिक जब हम लोग पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए यहाँ बेस में ई लिखे हैं। अब यहाँ से चलिए हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में यहाँ लिखा गया है कि टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे सरफेस से, तो उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके लिए दो टर्म का यूज हुआ है, आप देख ही रहे हैं, लाइंस और सरफेस। तो हम लोग दोनों को अलग से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो पहले लाइंस को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
आपको अगर पता नहीं है तो ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज पॉइंट से ही डेवलप होता है, बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात तो नहीं करेंगे। अगर कोई चार्ज पॉइंट है तो उसका कितना मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा उसका लाइंस ऑफ फोर्सेज। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज और उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, हेवी चार्ज है, तो उससे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रहा है, ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रहा है, उतना ही वो जो है सरफेस से पास करेगा। तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस किसी चार्ज पॉइंट या किसी भी सोर्स ऑफ चार्ज से लाइन पास कर रहा है, उतना ही वो ज़्यादा फ्लक्स डेवलप करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्लक्स सीधे डिफाइंड होता है। अब इसके अंदर अगर कोई एक सरफेस कंसीडर कर ले, मान लीजिए ये सरफेस हो गया, तो अब इससे ये लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं और ये सरफेस से पास कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ फ्लक्स होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हुआ और वो फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास कर रहा है, तो अब वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं, यहाँ से थोड़ा देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ कंसीडर कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए इस तरह से, और तीन तरह के सरफेस को इस फील्ड लाइंस के अंदर अगर हम लोग को रखना है, और देखिए फील्ड लाइंस ले लेते हैं इस तरह, एक देखिए यहाँ सरफेस ले लिए इस तरह से, और एक सरफेस इस तरह से ले लेते हैं, और एक सरफेस ले लेते हैं इतना छोटा सा। ये तीन तरह का सरफेस यहाँ आपको दिख रहा है। और तीनों सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस अलग अलग देखिए यहाँ पास कर रहा है। इस सरफेस से 1 2 3 4 5 लाइन पास कर रहा है, इस सरफेस से 1 2 3 4 लाइन पास कर रहा है, और इस सरफेस से 1 2 3 लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। ये तीन तरह का यहाँ फ्लक्स देखने को मिलेगा। अगर ये φ1 है, ये φ2 है, ये φ3 है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किस सरफेस पे फ्लक्स ज़्यादा है, तो आप ये देखेंगे किससे लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ज़्यादा कर रहा है। जिस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास करेगा उस सरफेस का फ्लक्स ज़्यादा होगा। यहाँ देखने को आप मिल रहा है कि φ3 का फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस से ज़्यादा पास कर रहा है। सेकेंड वाले से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास कर रहा है तो इसका फ्लक्स उससे थोड़ा कम होगा। इस फर्स्ट वाले में बहुत कम लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है सरफेस से, तो इसका सबसे कम होगा फ्लक्स। ये फ्लक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजी था, एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा समझा रहे थे। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे। मतलब अगला हम लोगों का हेडिंग होगा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को समझने के लिए आपको दो टर्म का जरूरत पड़ेगा, बार बार अभी बोल रहे हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा सरफेस। अगर किसी भी सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब, तो उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कंसीडर कर लिए कि यहाँ पर इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है डेवलप है। अब इसके अंदर जो है एक सरफेस कंसीडर कर लिए इस तरह से, और ये जो सरफेस है एनीवेयर कंडीशन के साथ है। ये देखिए इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जो है थीटा एंगल के साथ है, थीटा के साथ है। अगर इसको हटाएं और आप ध्यान समझिए पहले, अगर कोई सरफेस है तो सरफेस का एरिया होता है, और वो एरिया जो है इस सरफेस का परपेंडिकुलर हमेशा होता है। ध्यान समझिए, किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यहाँ पे इस सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया इस तरह से इधर है DA, क्योंकि इसका छोटा सा पॉइंट कंसीडर किए तो DA लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको क्योंकि इसका एक डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं।
और कहीं कहीं इसको ds से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी एक कंसीडर करेंगे हम लोग, dA भी ले सकते हैं, ds भी हम लोग dA कंसीडर करेंगे। और ये जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि ये सरफेस एनीवेयर कंडीशन के साथ था, अगर इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाने का कोशिश करें तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, इस फील्ड लाइंस के इनसाइड में इस तरह से देखिए रखा हुआ है, इस तरह। मान लीजिए ये फील्ड ऑफ लाइंस है, इसमें ये सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ देख रहे हैं, ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर है और एरिया इधर है, तो ये देख रहे हैं आप। और ये एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जो है थीटा एंगल मान लीजिए बना रहा है। तो इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साइड के तरफ, तो इधर एक कंपोनेंट एरिया वेक्टर का क्या होगा, dA cos थीटा। अब यहाँ फ्लक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीपल ऑफ एरिया वेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का साइड में जो कंपोनेंट है उससे इसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से हम लोगों का फ्लक्स डिफाइंड होता है मैथमेटिकल। जैसे वर्क डिफाइंड किए थे, आपको ध्यान होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एच। उसी तरह से यहाँ देखिए फील्ड लाइंस है ई डी ए कॉस थीटा, वहाँ भी एफ एस कॉस थीटा होता था मैथमेटिकल फॉर्म में। अब यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए इसको हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा राइज हुआ है तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है फ्लक्स का डेवलप हो गया है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग यूनिट वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो डायमेंशन या यूनिट फार्मूला तो बताया ही गया है, लेकिन हर एक टॉपिक में ये फिजिक्स में खासकर डिफाइन किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये भी एग्जाम में आता रहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यूनिट क्या हो फ्लक्स का, तो सिंस फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया वेक्टर। तो आपको पता है यूनिट जो है फार्मूला से ही डिफाइंड होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको यूनिट पता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कई तरह का यूनिट आपको बताए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है dV बाई dr, तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये दो तरह से यूनिट जो है आप जानते हैं। एरिया के लिए आपको पता ही है कि कोई भी एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप फ्लक्स का यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या आप अल्टरनेटिव लिख सकते हैं वोल्ट पर, या वोल्ट पर मीटर है या मीटर स्क्वायर है, तो फाइनल यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये भी हो सकता है वोल्ट मीटर कहिए या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है फ्लक्स का। और एक नेमिंग यूनिट यहाँ होता है और वेबर। तो वेबर को WB से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वेबर से ही डिफाइंड हुआ है। तो ऐसा यूनिट वेबर भी फ्लक्स का होता है। तो तीन तरह से आपको यहाँ यूनिट बताए हैं फ्लक्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है। अब डायमेंशन फार्मूला का जहां तक बात है, तो डायमेंशन फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में फंडामेंटल क्वांटिटी को ही एक्सेप्ट करता है। तो इसको फंडामेंटल में यहाँ यूनिट से ही चेंज कर दिया जाए, तो फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन होता है, तो न्यूटन को का डायमेंशन आपको पता है
मास लेंथ टाइम का स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फार्मूला। चार्ज का आई टी होता है, तो आई टी इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि कूलम इनवर्स है। मीटर का मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका डायमेंशन आ जाएगा मास लेंथ क्यूब टाइम का इनवर्स क्यूब और आई इनवर्स, ये भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला। तो आप फिर से अगर इसको आपको देखना है देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है फ्लक्स का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायमेंशन आता ही है इस फार्मूला से। फोर्स के लिए हो जाएगा मास लेंथ टाइम का स्क्वायर इनवर्स, और चार्ज के लिए आई टी होता है, तो ए टी या आई टी लिख सकते हैं सिंपली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल, ये ऊपर जाएगा टी इनवर्स क्यूब और आई इनवर्स हो जाएगा। अब इसी में एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ स्क्वायर तो क्यूब हो जाएगा यहाँ। तो उसी तरह से डिफाइंड यहाँ पर फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। ये कैसा क्वांटिटी है अगर आपको लिखना है तो ये भी नोट कर लीजिए। फ्लक्स मतलब इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्केलर क्वांटिटी ये है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट को जो भी फॉलो करता है तो डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आपका फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखिए आप, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। सभी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला को ध्यान रखिए। यहाँ पे ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट आया है केवल एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अलग है और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको देखिए यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस बट टुवर्ड्स द सरफेस, मतलब वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन टुवर्ड्स द सरफेस नहीं, यहाँ ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्वर, एब्जर्वर का मतलब हुआ कि जो एब्जर्व कर रहा है, जो उसको स्टडी कर रहा है, उसके टुवर्ड्स हमेशा डायरेक्शन होना चाहिए एरिया वेक्टर का ओपन सरफेस के लिए। अगर इसको समझना है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल इसको। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर मार्क कर दिए एरिया वेक्टर के लिए। मान लीजिए इमेजिंग करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है इस एयर में, और इसमें एक सरफेस को रख दिए इस तरह से। तो एरिया वेक्टर अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर मार्क किए हैं, हमेशा ये इधर ही रहेगा। तो ये एरिया वेक्टर इस साइड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है। अब यहाँ से अगर इसको हम सरफेस को चेंज कर दें, इस तरह कर दें, तो हमारा एरिया वेक्टर जो है जहाँ है वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। मतलब एरिया वेक्टर तो चेंज हुआ लेकिन सरफेस वो इधर आ गया, तो एरिया वेक्टर इस साइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही है जिधर था। समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से समझते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए आप इमेजिंग करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एयर में है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसमें एरिया वेक्टर को समझना है ओपन सरफेस के लिए। तो ये ओपन सरफेस है। अब ओपन सरफेस को इस फील्ड लाइन के अंदर लाए। अब एरिया वेक्टर कहा गया है कि हमेशा नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के, तो एरिया तो नॉर्मल होता ही है सरफेस के हमेशा। अब एरिया वेक्टर को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रखना है, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रखना है। मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं, इधर को आप कंसीडर कर लिए एरिया वेक्टर को, तो इस साइड कंसीडर कर लिए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है। अब यहाँ से सरफेस को चेंज किए तो एरिया वेक्टर इस साइड हो गया, फिर सरफेस को चेंज किए एरिया वेक्टर इधर हो गया। मतलब इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल हो गया। अब इस तरह से ले गए तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, फिर ऐसे लाए पैरेलल हो गया। तो फ्लक्स इसी पर डिपेंड करेगा कि एरिया वेक्टर का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किधर है। उसको भी हम लोग स्पेशल कंडीशन के साथ समझेंगे, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है
पैरेलल एंटी पैरेलल 90 डिग्री, तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। तो वहीं यहाँ पे डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ ओपन सरफेस आया, क्लोज सरफेस आया है कि अगर ओपन सरफेस है जैसा कि ये था, तो उसके लिए नॉर्मल हमेशा होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, लेकिन हमेशा टुवर्ड ऑब्जर्वर। अब यहाँ क्लोज सरफेस के लिए देखिए डायरेक्शन का बात किया गया है। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके लिए एरिया वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट हो, तो क्लोज सरफेस के लिए बताया गया कि नॉर्मल तो होगा ही, लेकिन आउटर सरफेस, सरफेस के आउटर के लिए होगा, बट अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से हमेशा अवे होगा। अब ये जो क्लोज सरफेस है ये 3 डायमेंशन हो सकता है। तो मान लीजिए स्फीयर ले लिए यहाँ। अब इस स्फीयर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनसाइड में रखा जाए तो जो अंदर का पार्ट है उससे तो होकर के फील्ड लाइन पास नहीं करेगा, तो हमेशा आउटर टू द सरफेस, जैसे यहाँ पे आउटर माने बाहर के तरफ, अंदर में तो फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेगा अगर ये क्लोज सरफेस है तो अंदर में फ्लक्स जीरो होगा, इनसाइड में फ्लक्स जीरो होता है किसी क्लोज सरफेस के, क्योंकि फील्ड लाइंस उससे होकर पास ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर के तरफ केवल होगा, इनसाइड में नहीं होगा। जबकि ओपन सरफेस के लिए ऐसा नहीं है। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर टुवर्ड ऑब्जर्वर और नॉर्मल टुवर्ड द सरफेस, इसमें भी नॉर्मल है सरफेस के लेकिन अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए। इसी के लिए देखिए कंक्लूजन यहाँ लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओपन सरफेस इज कैलकुलेटेड थ्रू सरफेस विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो अभी समझा रहे थे, जो कि हमेशा टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा। वेयर है, जबकि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस इज कैलकुलेटेड थ्रू इट्स आउटर सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस के लिए आउटर सरफेस के टुवर्ड ये कैलकुलेट होता है एरिया वेक्टर, जबकि ओपन सरफेस के लिए टुवर्ड द ऑब्जर्वर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कंडीशन के साथ हम लोग आगे चल के चलिए डिफाइन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये सब। तो यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको ध्यान रखना है अगर आपको फ्लक्स समझना है तो। एरिया वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट बता दिए दो सरफेस को लेकर, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। अब यहाँ पे इसको समझते हैं स्पेशल कंडीशन के साथ। जैसे मान लीजिए स्पेशल कंडीशंस, तो कंडीशन 1 जो है कहा गया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ क्या है कि एरिया वेक्टर को यहाँ लिए हैं तो सरफेस कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा। समझना है ध्यान से, देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ले लिए, कंसीडर कर लिए। अब एरिया वेक्टर कहा गया है कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो सरफेस ऐसा रखना पड़ेगा, सरफेस परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा इस सरफेस के, जैसे प्रैक्टिकल इसको समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड है, ऐसे है। अब इसमें एरिया वेक्टर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो, तो सरफेस ऐसे रखेंगे तो पैरेलल होगा, सरफेस अगर ऐसे रखेंगे तो ये सरफेस पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। एरिया वेक्टर तो जो है इसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है, मतलब सरफेस कैसा रहेगा फील्ड लाइंस के अंदर, परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, यहाँ सरफेस कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, तभी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा। मतलब इसका ये हुआ दैट इज सरफेस कीप्ड परपेंडिकुलर इनसाइड ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस को रखेंगे तभी एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। देखिए एरिया वेक्टर के लिए हम मार्क कर दे रहे हैं, हमेशा यही सरफेस रहेगा एरिया वेक्टर के लिए।
कंसीडर करेंगे। उसी को यहाँ देखिए बनाया गया है यहाँ डायग्राम, और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया। एरिया वेक्टर पैरेलल होने का मतलब जो थीटा है वो नोन हो गया 0 डिग्री, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सिंस फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, तो हेंस इस तरह से फ्लक्स जो है मैक्सिमम आ जाएगा ई डी ए। यहाँ पर फ्लक्स कितना आया, सबसे ज्यादा आता है जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इन साइड में परपेंडिकुलर रखा गया हो, तो एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, एंगल 0 होगा, जिससे कि फ्लक्स आपको मैक्सिमम गेन होता है। मतलब ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो सरफेस को परपेंडिकुलर रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनसाइड, जिससे एरिया वेक्टर उसके पैरेलल हो जाए और आपको फ्लक्स उस समय मैक्सिमम ईडीए मिलेगा। अगर एरिया नोन होगा तो उस एरिया को भी आप जानते हैं, मान लीजिए एक रेक्टेंगल हो जाए या स्क्वायर हो जाइए सरफेस, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर हो जाएगा तो साइड का स्क्वायर हो जाए, तो ये जनरल फॉर्म है, आप समझ रहे होंगे। तो ये फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब क्या है, तो मैक्सिमम फ्लक्स का यहाँ सेंस क्या है, अगर उसको यहाँ नोट करना हो तो नोट करेंगे हम लोग। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव या मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे यहाँ हम लोग इसका कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव फ्लक्स थ्रू द सरफेस represent that the lines of forces are coming out from the surface। मतलब इसका ये हुआ कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब समझेंगे कि आउट फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के जा रहा है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है। इसका सेंस यही है, जो बाहर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहा है मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल है, जिससे फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है। अगर फ्लक्स निगेटिव होगा तो उसका सेंस क्या होगा, ये केस 2 में चलिए हम लोग समझते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 में लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल है, का मतलब हुआ जैसे यहाँ ये सरफेस ले लिए, यहाँ मार्क किए हैं ऑलरेडी, ये इस साइड था, अब ये चेंज हुआ है सरफेस, मतलब यहाँ से इस तरह हो गया है, तो हम इधर ही रहेगा एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया। सरफेस देखिए इस तरह था पहले, अभी भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया, मतलब ये एरिया वेक्टर इस साइड हो गया। इसका मतलब एंगल जो है 180 हो गया, सरफेस परपेंडिकुलर ही होगा, और cos 180 का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, -1। तो फ्लक्स आपका क्या होगा, मिनिमम निगेटिव फ्लक्स का सेंस क्या है, अगर ये लिखना है तो लिखेंगे नेगेटिव फ्लक्स इज प्रेजेंट दैट लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरिंग इनटू द सरफेस, कमिंग आउट नहीं, इंटरिंग इनसाइड या इनटू द सरफेस, इंटरिंग इनटू द सरफेस, into the
मतलब सरफेस पर इंटर कर रहा है लाइंस ऑफ फोर्सेस। मान लीजिए सरफेस है तो सरफेस पर इंटर कर रहा है लाइन ऑफ फोर्स। इसका सेंस ये हुआ नेगेटिव फ्लक्स है। तो अगर फ्लक्स जो है मैक्सिमम हो, अगर फ्लक्स मिनिमम हो, तो ये समझ गए हम लोग दो कंडीशन के साथ। तीसरा कंडीशन यहाँ होता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो का मतलब हुआ कि जो आपका सरफेस है वो सरफेस पैरेलल होगा, पैरेलल इनसाइड ऑफ फील्ड लाइंस। सरफेस पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। तो एरिया वेक्टर देखिए इस तरह होगा परपेंडिकुलर। ये सरफेस है तो ये सरफेस पैरेलल हो जाएगा फील्ड लाइंस के। तो जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। थीटा 90 हो जाएगा और जैसे ही थीटा 90 होगा तो cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो फ्लक्स? जीरो फ्लक्स का मतलब क्या है? तो इसका सेंस होगा कि नो जीरो फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द नो पासिंग थ्रू द सरफेस zero flux represents that no any lines of forces passes through the surface। मतलब सरफेस से एक भी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है पास नहीं कर रहा है अगर फ्लक्स 0 है तो, परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए इस तरह सरफेस हो गया, फील्ड लाइंस इस साइड है, तो इस सरफेस से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा, एक भी फील्ड लाइंस ही जब पास नहीं कर रहा तो फ्लक्स तो 0 होगा। फ्लक्स का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब इस समय फ्लक्स 0 हो जाएगा जब सरफेस फील्ड लाइन के पैरेलल में रखा गया है, मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन पर फ्लक्स 0। तो ये तीनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। अब क्लोज सरफेस को समझना हो, अगर आपको फ्लक्स को समझना है क्लोज सरफेस के लिए, तो चलिए देखते हैं। ये सब नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब फ्लक्स के लिए। फ्लक्स बहुत आसान है, इसके लिए बार बार बोल रहे हैं कि फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो तो ये पूरा समझ में आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। तो मान लीजिए क्लोज सरफेस स्फीयर है और ये फील्ड लाइंस के इनसाइड में मान लीजिए रखा गया है, तो इसके इनसाइड से एक भी फील्ड लाइंस नहीं पास करेगा, आउटर सरफेस से ही पास करेगा। तो अगर यहाँ इनसाइड के फ्लक्स का बात करें तो 0 होगा। आउटर सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई इक्वल टू ए इंटू डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है, अगर आप जो है यहाँ कंसीडर करते हैं कंडीशन के साथ, अगर 90 डिग्री, आपको मिलेगा कि ई डी ए कॉस 90 डिग्री, इस तरह से फ्लक्स जो है 0 आ जाएगा। मतलब क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जो है यहाँ 0 डिफाइंड होता है इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, यहीं से गॉस लॉ भी स्टार्ट होगा। इनसाइड के सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। और अगर गॉस लॉ को अप्लाई करना है ओपन सरफेस के लिए भी तो करते हैं, एक गॉसियन प्लेन लेकर के और उसको क्लोज सरफेस मान करके और तब उस पर गॉस लॉ अप्लाई किया जाता है अगर सरफेस आपका ओपन है तो भी।
तो इस क्लोज सरफेस के लिए जो कॉन्सेप्ट है, आगे का चर्चा है, गॉस लॉ से ही इसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। गॉस थ्योरम पढ़ना है तो अगले वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ये फ्लक्स का जो आज का क्लास हुआ वो आपको समझ में आया होगा और आप इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे गॉस थ्योरम के साथ, जो कि यहाँ के बाद का है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड एम करीब में या एचसी वर्मा में क्वेश्चन है फ्लक्स से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करिए। नहीं बनेगा उसको भी हम एक दिन जो है पूरा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।